हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुजर चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.3 के बारे में और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और मैं आज आप लोगों को इसमें प्रतिस्थापन विधि के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप लोगों ने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इस टाइप के प्रश्न यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करें। मैं आप लोगों को जितने विधि होते हैं सारे विधि सिखाऊंगा, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बजगुणन विधि, ये सारे विधि के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ से देखिए 1 नंबर के प्रश्न में कहा गया तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन रहता है और गलत करके भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको गलत नहीं करने दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को जो प्रश्न है वो लिख लेना है। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है तो लिख देना है और इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। उसके बाद सेकंड समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। इसमें होता क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करके उससे x या y का मान निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग ग्राफीय विधि सॉल्व करते थे और वहाँ से मान सारणी उसके निकालते थे, उसी प्रकार से तो यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट से अगर बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालने का प्रयास करेंगे तो x बराबर 14 प्लस में y इधर आएगा तो माइनस वाई आ जाएगा। x बराबर 14 माइनस वाई, इतना हम लोग ग्राफीय विधि में भी करते थे और इसके बाद मान सारणी निकालते तो, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे तो इसमें हम लोग मान सारणी नहीं निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे तो इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, यानी कि तीसरा समीकरण मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो इस x का मान जो है, अगर हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व किए रहेंगे यहाँ पे तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 को यहाँ पे सॉल्व किए रहेंगे तो इस x का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 में रखेंगे और 1 को सॉल्व करेंगे तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ को हम 1 को सॉल्व किए है ना, देख रहे हैं ना बाबू, तो यहाँ हम 2 में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके बाबू, अब यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखिए। ये मेरा समीकरण 2 है, x का मान कितना निकला है 14 माइनस 14, यानी कि अगर बात करें तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। और x का मान अगर हम रख देंगे तो x का मान कितना निकल के आया है बाबू, देखिए यहाँ पे 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को बाबू नहीं ना, समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। देखिए x का मान जो निकला ना वो रख दिया यहाँ पे 14 माइनस वाई। ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 14 माइनस में y है, माइनस में y, जब दोनों संख्या माइनस में रहे और जोड़ घटों के क्रम में रहे तो हम इसे जोड़ देते हैं और माइनस के चिन्ह लगाते हैं। तो y और y को जोड़ेंगे तो 2y आ जाएगा और इसे हम लोग पीछे में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 4 ये 14 प्लस में इस साइड आएगा तो हम लोग इसे प्लस में आएगा तो माइनस में आ जाएगा और यहाँ से ये 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, क्योंकि गुना के टर्म में है बाबू, गुना के टर्म में। यहाँ देखिए गुना के टर्म में है तो 2 से कट जाएगा, यहाँ जब ये गुना के टर्म में इधर आएगा तो भाग के टर्म में हो जाएगा। तो 2 से 2 5 जा 10, तो y इक्वल टू क्या निकल के आ गया मेरा 5 निकल के आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे तो इस y का मान इसमें रखने पर इस x का मान निकल जाएगा, तो हम लोग बेसिकली रख देंगे। लिखिए यहाँ पे लिखना होगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखिए y का मान इसमें भी रखने पर निकल जाएगा, इसमें भी रखने पर निकल जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें रखते हैं तो ये मेरा समीकरण हल किया गया है तो इससे तुरंत ही निकल जाएगा, तो इसलिए इसमें रखेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस y, तो y का मान कितना निकला है 5, तो 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो अतः x का मान मेरा 9 निकल के आ गया और y का मान क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं भी समझे तो भी कोई बात नहीं, फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसमें आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो इसको हम क्या बोले, सबसे पहले आप लोगों को चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हल करते हैं, यहाँ से
सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो प्रश्न में समीकरण दिया रहते हैं उसे हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया गया, इसमें से हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। समझ में कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं हो रहा बाबू? ठीक है। अब यहाँ से इसको फर्स्ट समीकरण मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब इसको s/3 प्लस t/2 अब प्लस 6, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बट्टे के रूप में है ना बाबू, भिन्न के रूप में है ना, तो इसे हम लोग साधारण में बदल लेते हैं। तो पूर्णांक में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे, तो इसके दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे ये क्या आ जाएगा, इसका 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा बाबू। अब यहाँ से भाग देंगे तो ये 2s अब प्लस इसको इससे भाग देंगे तो ये 3 बचेगा, 3 को t से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके बाबू, ठीक। अब यहाँ से इसको हम करते हैं तो ये 2s प्लस 3t इक्वल टू ये 6 को 6 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये 36 आ जाएगा, और इसको हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा दोस्तों, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? अब यहाँ से समझिएगा। अब चाहे आप तो समीकरण 1 इतना कर लेने के बाद चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो आपको जो समीकरण लेना का मतलब लेने के चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से लेकर सॉल्व करते हैं। चलिए, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या दिया गया है, s माइनस टी इक्वल टू 3, और इस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो आपके 3 नंबर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ से s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, अब माइनस में टी है, इधर आएगा तो प्लस में टी। क्या सर हम इस s को उधर नहीं लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, इट्स नॉट प्रॉब्लम, यानी कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप s को लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, t को लेके चाहे तो इस वक्त लेके आ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड पड़ता है, आप किसको लेके आ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग थर्ड समीकरण मान लेंगे। आप नहीं भी मानना चाहते हैं इसको थर्ड समीकरण तो भी कोई बात नहीं है। लास्ट में जब यहाँ पे हम लिखे थे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तब वो नहीं लिखना, y का मान समीकरण x में रखने पर, तो वहाँ पे वो कंडीशन लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है। अब s बराबर 3 प्लस टी, इसे थर्ड समीकरण मान लिए। अब क्या करते हैं, तो इस हम क्या बोले आपको, जब हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो 2 में मान रखेंगे, और 2 को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में मान रखेंगे, बताए थे ना आप लोगों को। तो हम इसमें समीकरण 2 में मान रखते हैं। तो समीकरण s का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मान समीकरण कितने में रखेंगे बाबू, थर्ड में रखने पर, सॉरी सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, चलिए सेकेंड में रखते हैं। देखिए दोस्तों, सेकेंड में क्या है, तो 2s का मान कितना है 3 प्लस टी, इसको कोष्ट में करके दीजिएगा। ऐसे केवल गुना देने से ये 3 मतलब 3 में ही केवल गुना का संबंध रहता है, लेकिन s पूरे s में ना 2 से गुना हुआ है, तो s का मान जितना रहेगा उस पूरे में 2 से गुना रहेगा। अब यहाँ से 3 प्लस टी या प्लस 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 36। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 प्लस 2 को t से गुना कीजिएगा 2t प्लस 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ से ये 5t इक्वल टू 36, और ये प्लस में 6 है बाबू, इस साइड लेके आ जाएंगे बराबर के, तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से ये t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5 निकल के आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 6 मर्त में, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है? तो यहाँ से t इक्वल टू 6 निकल के आ जाएगा। यहाँ से नहीं दिखाई पड़ रहा, ये दिख रहा है? देखिए यहाँ से फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, यहाँ से समझिए। नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर से बताएंगे, ठीक है। 5t इक्वल टू क्या दिया गया है, तो 30 आ जाएगा, क्योंकि 36 में से 6 जाएगा तो 30 आ जाएगा, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, क्योंकि गुना के टर्म में है, जब इधर तो इधर बराबर की साइड लेते हैं तो भाग आ जाता है, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अब यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। आ गया बाबू? अब यहाँ से 6 t का मान निकल के आ गया। अब इस समीकरण थर्ड में रख दीजिए, s का मान निकल जाएगा, तो t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, तो s बराबर क्या है 3 प्लस टी, s इक्वल टू क्या है 3 या प्लस t का मान क्या है 6, s इक्वल टू हो जाएगा क्या 9, अतः s बराबर 9 और t बराबर क्या हो जाएगा तो 6। आई होप आप सभी को क्वेश्चन में ये 2 भी समझ में आ गया होगा और बेसिकली क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। इसे जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। इसे जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से समझते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने देख लिया होगा जो 3x - y बराबर 3 और 9x - 3 बराबर 9 है और इसे हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोग को बताया वही तरीका के अनुसार आप लोग करते चलेंगे। यहाँ से 3x - y = 3 को फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और 9x - 3y = क्या है, तो 9 है, इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मान लेने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो समीकरण फर्स्ट से कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से। यहाँ से 3x - y = क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बात करें y = तो ये 3x - 3 हो जाएगा, 3x - 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 3x - 3, वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो यहाँ पे -y है तो -y तो 3 और यहाँ पे प्लस में 3x, तो ये इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से -y = माइनस कॉमा ले लेंगे तो ये -3 और प्लस 3x हो जाएगा और यहाँ से माइनस कट जाएगा तो y = क्या हो जाएगा, प्लस में 3x तो पहले लिख लेते हैं और माइनस में 3। तो इसी 3 टर्म को हम नहीं किए थे, डायरेक्टली लिख चुके दिए थे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर हम y का मान 3x - 3 इस कंडीशन में रखिएगा, इस कंडीशन में y का मान अगर देखिए यहाँ पे 9x - 3y = 9 है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया जब हम लोग समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो उसमें सेकंड में उसका मान रखते हैं और जब समीकरण सेकंड को सॉल्व करते हैं उसमें फर्स्ट में उसका मान रखते हैं। बताए ना आप लोग को, समझ में आ रहा है ना बाबू, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y का मान 3x - 3, y का मान रखिए तो 9x - y का मान रखने पर 3x - 3, तो यहाँ से 9। अब यहाँ से देखिए 9x - 3 से गुणा कीजिएगा तो ये 9x माइनस प्लस 9 = 9 आ जाएगा। तो यहाँ से ये x वाला टर्म देखिए तो कट जा रहा है ना। हर एक में क्या होता था, तो x वाला टर्म का कुछ मान निकलता था चाहे वो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये घट के 0 आ जा रहा है, यानी कि 9 बराबर 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ जो इस समीकरण का जो अगर हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो ये a1/a2 बराबर b1/b2 है और बराबर c1/c2 है। इस समीकरण का जो अगर हम अनुपातिक राशि का तुलना करते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो a1 जब भी आप लोगों को a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो उसके क्या होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसको आप लोग यहाँ से आगे हल नहीं कर पाइएगा, इसलिए यहाँ से लिखना पड़ेगा x के कोई भी मान के लिए इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से समझेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।